नमस्कार। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5 दिन आई, टेलीविज़न पर आई और उन्होंने जो जो अनाउंसमेंट्स करी, जो जो ऐलान किए, उन्हें सुधार का नाम दिया और पैकेज का नाम दिया। कहा यह गया था कि जो रिलीफ पैकेज 20 लाख करोड़ का प्रधान सेवक ने अनाउंस किया था उसकी डिटेल्स दी जाएंगी और वो वित्त मंत्री देंगी। बहरहाल लेकिन जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उससे बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई ये हमारे जीडीपी का 10% के करीब है जो राहत पैकेज है। चिदम्बरम कहते हैं कि ये 2% से भी कम है और बाकी जो भी कहा गया है वो जो बजट आया था वो बजट के ही खर्चे शामिल किए गए हैं उसमें। बहरहाल एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कहता है कि 1% जीडीपी का आ रहा है। जो भी हो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी अभी आने वाले दिनों में। जो बात स्पष्ट है वो ये है कि कोरोना के नाम पर, कोरोना की आड़ में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो मौजूदा सरकार लेना चाहती थी, लेकिन पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट का दबाव था, विपक्ष का दबाव था, उसके कारण वो फैसले नहीं ले पाई। जैसे ये फैसला कर दिया प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं सबका निजीकरण। वीकनिंग ऑफ लेबर लॉज, जो श्रमिक कानून है, मज़दूरों को लेकर जो कानून बने हुए हैं जो बड़ी मुश्किल से हासिल हुए थे, मे डे मनाया जाता है 1 मई को, उन सबको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, ख़ासकर बीजेपी के रूल वाली जो स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी का राज्य है। मतलब जैसे 8 घंटे काम करना होता था पहले, अब 12 घंटे है। और भी बहुत सी लेबर लॉज को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। फिर ओपनिंग अप ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड माइनिंग सेक्टर्स, जो हमारे मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं और जो हमारी जो खनिज और कोयला और जो खदानें हैं उनसे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको भी प्राइवेटाइज करना। और फिर डिफेंस में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब सीधा विदेशी निवेश डिफेंस में भी करना, ऐसा भी पहली दफ़े हुआ है, ये भी कर दिया गया है। अब इसमें यह है कि जितने भी ये सब सेक्टर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए उसमें निजीकरण के लिए खोल दिए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि अनाउंसमेंट मीन्स ओनली फॉर 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये अनाउंसमेंट जो है ये 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर लागू होती है जब तक कि सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आती। स्पेस सेक्टर है जैसे, अब स्पेस सेक्टर में 4 से ज़्यादा पीएसयूज़ हैं। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये इन सबको क्या मिला दिया जाएगा या इनका निजीकरण किया जाएगा, या स्पेस सेक्टर को भी मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बदल दिया जाएगा? इस पर जवाब आना बाकी है। अंतरिक्ष के साथ साथ अब बात आती है परमाणु क्षेत्र की। परमाणु क्षेत्र में भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। अब वो 4 की लिमिट है, तो जो कंपनियां हैं वो 4 से ज़्यादा हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरिएबल एनर्जी Cyclotron Center, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Global Center for Nuclear Energy Partnership, Nuclear Fuel Complex, Heavy Water Board, Heavy Water Board के बाद है Board of Radiation and Isotope Technology, Uranium Corporation of India, Electronics Corporation of India Limited, Indian Rare Earth Limited, IREL। क्या यहाँ पर भी 4 की लिमिट अप्लाई करेगी कि सिर्फ 4 सेक्टर्स को ही प्राइवेटाइज किया जाएगा, या इनको मर्ज करके इनके 4 सेक्टर बनाए जाएंगे? क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जब क्लैरिफिकेशन आएगी तो ये जो 4 सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन की जो बात हुई उसमें से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा जाएगा। हमारी उम्मीद तो ये है, जिसमें बैंकिंग शामिल है। बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखा जाएगा, स्पेस को, अंतरिक्ष को प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखा जाएगा, न्यूक्लियर जो हमारा परमाणु क्षेत्र है उसको भी प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखा जाएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि को लेकर जो रिसर्च है उनको भी बाहर रखा जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, हमारी जो उच्च शिक्षा है प्राइवेटाइजेशन से उसको बाहर रखा जाएगा, खासकर जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है।
हम उम्मीद कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इन बातों को क्लैरिफाई करे। पैकेज के नाम पर कोरोना की आड़ में ये नीतिगत फैसले हैं जो कायदे से पार्लियामेंट में चर्चा के बाद लिए जाने चाहिए थे। इस पर बहस होती, विमर्श होता, एक डिस्कोर्स होता, उसके बाद ये फैसले लिए जाने चाहिए थे। लेकिन कोरोना के नाम पर पैकेज की आड़ में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। हमें इन क्लैरिफिकेशंस का इंतज़ार है जो हमने अभी सरकार से मांगी है। अब आपको एक स्टेटस रिपोर्ट दे दें लॉकडाउन 4 की। वैसे तो चौथे लॉकडाउन का मतलब ही यही है कि पहले 3 कामयाब नहीं हुए हैं। जो कहा गया था कि चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, फिर ये भी कहा गया था कि मतलब 15 अप्रैल तक सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। इस वक्त आज 18 मई सुबह 8 बजे तक की सूचना के मुताबिक टोटल कंफर्म्ड केसेस भारत में 96,169 हैं। एक्टिव केसेस है 56,316। रिकवर जो हो चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं 36,824। कुल मौत 3,029। ये आज सुबह 8 बजे तक की फिगर्स हैं। 11 अप्रैल को सरकार ने जस्टिफाई किया था लॉकडाउन एक अननेम्ड स्टडी रिपोर्ट को हवाला देते हुए, एक स्टडी का हवाला देते हुए जिसका सोर्स नहीं बताया था, जिसका नाम नहीं बताया था। केंद्र सरकार ने ये कहा कि अगर लॉकडाउन उस वक्त ना लगाया जाता, जैसे बिना तैयारी के 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया गया, तो मार्च 22 को जो 341 केसेस थे, जब जनता कर्फ्यू घंटे घड़ियाल थालियां बजाई गई थी, वो 8,20,000 हो जाते 15 अप्रैल तक, ए डे आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन एंडेड। लॉकडाउन के पहले चरण का जब ख़त्म हुआ उसके अगले दिन 8,20,000 हो जाते हैं। ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी बात हो सकता है सही हो, अच्छा होता कि आप हमें अपना सोर्स भी बता देते, स्टडी का नाम भी ले लेते। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पहला केस 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ था, आप लॉकडाउन कर रहे हैं 25 मार्च को। ये जो 50, 51, 52 दिन का जो वक्फा है, अगर ये वेस्ट ना होता, इसको बर्बाद ना किया गया होता, इसमें तैयारी की गई होती, तब ये 96,169 केसेस जो हैं, तब ये कितने कम हो जाते। अगर स्क्रीनिंग हुई होती एयरपोर्ट्स पर, अगर नमस्ते ट्रंप जितने भी लोग आए थे या विदेशों से जितने भी लोग आए थे उनकी स्क्रीनिंग हुई होती, और तभी हो गई होती जब 30 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट किया गया था। नहीं, तब नहीं, कुछ नहीं किया, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। आज 25 मार्च हो गई है, अर्थव्यवस्था जो पहले पटरी से उतरी हुई थी उसकी कमर टूट चुकी है, लॉकडाउन 4 अनाउंस करना पड़ रहा है। ऊपर से प्रधान सेवक मोदी ने कहा था कि महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन में जीता गया था। ये उन्होंने कब कहा था? हाँ, 25 मार्च को ही कहा था। वाराणसी की जनता से रूबरू जब हुए थे, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। लेकिन कोरोना वायरस के साथ जब भारत जो इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, ये 21 दिन लेगा। हमारा उद्देश्य है कि कोरोना पर विजय पा ली जाए 21 दिन के भीतर भीतर। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन 4 की स्टेटस रिपोर्ट है। अभी लॉकडाउन चलेगा, 31 तक चलेगा। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर आप माइग्रेंट लेबर्स जो हैं, जो मज़दूर हैं हमारे, मतलब अब तो लाख भी नहीं कह सकते, करोड़ों की तादाद में वापस जा रहे हैं अपने अपने प्रदेश, पैदल जा रहे हैं। बुज़ुर्ग औरतें, बच्चे, जवान औरतें, बच्चे, आदमी, जो उनका बुरा हाल है मई की दोपहरी में, इस गर्मी में, वो सबके सामने है। राज्य तक साथ देने को तैयार नहीं है। केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि राज्य की समस्या है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम सिर्फ यही कहते हैं कि कुदरत मेहरबान रहे हमारे देश पर, हमारे लोगों पर। जाते जाते एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको देनी है। हमारा जो एपिसोड था 269वां 279th एपिसोड विनोद दुआ शो का, उसमें हमने गलती से एक पिक्चर थी रोहिंग्या शरणार्थियों की, वो हमने 7 मिनट और 25 सेकंड से लेकर 7 मिनट और 30 सेकंड तक लगा दी, जबकि ये लगनी थी
10 मिनट और 14 सेकंड पर लगनी थी ये, जब रोहिंग्यास का जिक्र आया, लेकिन ये लग गई 7:25 और 7:30 के दरमियान, जब यूपी और बिहार के माइग्रेंट्स का जिक्र हो रहा था। तो हमने फ़ौरन भूल सुधार किया, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके, और हमने इस पर लिख भी दिया अपने जो यूट्यूब वाले उसमें, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, बावजूद इसके लोग पीछे पड़ गए कि हम फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हम बीजेपी आईटी सेल नहीं है, ना ही हम कोई इस तरह का मतलब फेक साइट है जो फेक न्यूज़ फैलाते हो। हम आपको बता रहे हैं ये भूल थी जिसको सुधार लिया गया। आप खुद देखिए एपिसोड नंबर 279, इसके हमारे अब 21 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 11 मई 2020 का एपिसोड है, आप खुद देखिए और फैसला कीजिए। हम भी आपको दिखा रहे हैं, ज़रा देखिए पहले। हमने कभी ऐसे दर्दनाक नज़ारे नहीं देखे थे। लोगों के पाँव फट गए हैं, बीवाइयाँ पड़ गई हैं, ज़ख्मी पाँव से वो दवा लगा रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई हैं, टूट गई हैं, पुलिस की लाठी खाते खाते भागते भागते छूट गई हैं, पानी की बोतलें फ्लैट करके, ये जो बॉटल वाटर होता है, पानी की बोतलों को कागज़ कपड़े से बांधकर उसके जूते बनाकर लोग चल रहे हैं। लोग अपने बुज़ुर्गों को कंधों पर उठाकर चलते जा रहे हैं। इतना बड़ा पलायन, इतनी बड़ी माइग्रेशन हमने नहीं देखी थी पहले। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं माइग्रेशन कब कब हुआ। सन 47 में। उसके बाद रोहिंग्या माइग्रेशन जो UN रिफ्यूजी एजेंसी है, UNHCR, 7,23,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश पहुँचे हैं 25 अगस्त सन 2017 से। 28 सितंबर 2018 तक 73वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि 1.1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ इन बांग्लादेश, 1.1 मिलियन, करीब 11 लाख आप मान लीजिए। तो 6,700 रोहिंग्या, जिसमें 730 तो बच्चे हैं 5 साल की उम्र के कम के, वो मारे भी गए। अब आप फैसला कीजिए, ये भूल थी या साजिश थी या फेक न्यूज़ फैलाना था। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।